अब इसका सेकंड पॉइंट है आपके पास, सेकंड है आयनिक इक्विलिब्रियम। पहला था केमिकल इक्विलिब्रियम फर्स्ट पोर्शन, और सेकंड है इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम। तो केमिकल एंड आयनिक, ठीक है। तो आयनिक है जो आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है आयनिक आपके लिए। आयनिक में बहुत सारी चीजें होंगी, ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं इस पे हम डिस्कस करेंगे। ये ओवरऑल टॉपिक है आपके आयनिक के लिए, तो वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। पहला है इसमें देखो, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे बोलेंगे और वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे बोलेंगे? तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है? इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? देखो, द कंपाउंड हुज एक्वस सॉल्यूशन और मेल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रो अगर कहीं पे भी वर्ड आएगा तो इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यानी जो कंपाउंड है आपके पास, इस कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस यानी जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे उसे कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन, या मेल्ट यानी कि जब वो मोल्टन स्टेट में होता है। एक वर्ड इसके लिए यूज होता है मोल्टन स्टेट, यानी जब आपने उसे मेल्ट कर दिया। क्योंकि वी नो दैट कि जो अगर कोई सॉलिड होगा तो सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। कोई भी सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये सॉलिड को हम क्या करते हैं, या तो उसको वाटर में मिक्सअप करके एक्वस बनाते हैं, या उसे मेल्ट कर देते हैं। जब ऐसा करेंगे तो उसके बाद क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो उस सब्सटेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और ये प्रोसेस हो जाती है इलेक्ट्रोलाइसिस। ये प्रोसेस होता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ये प्रोसेस है। और इस सब्सटेंस को या इस कंपाउंड को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इज द कंपाउंड whose aqueous solution and molten state conduct electricity। जो इलेक्ट्रो वर्ड बना है वो इसी से बना है। इलेक्ट्रो का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। लेकिन कोई भी कंपाउंड जनरली देखा गया, जैसे NaCl है, ये कंपाउंड फॉर्म में होगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता। तो या तो वो एक्वस स्टेट में होना चाहिए, यानी आपको वाटर में डिसॉल्व करना चाहिए, और या फिर वो मेल्ट पॉइंट में होना चाहिए ना, आप उसे मेल्ट कर दोगे। तो मेल्ट करने से क्या होंगे, जो उसके आयंस होते हैं वो इजिली मूवेबल हो जाएंगे, इसीलिए उसे मेल्ट करना जरूरी है। जैसे NaCl अगर आप मेल्ट करोगे तो Na+ और Cl- यानी आयंस में टूट जाएगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। और इसका अपोजिट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन का मतलब नॉट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा किसी भी स्टेट में, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता है, चाहे आप उसे क्या करो, इसमें रखो, चाहे आप उसे एक्वस में डाल दो, चाहे आप उसे मेल्ट कर दो। एक ऐसा कंपाउंड जो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। चाहे आप इस कंपाउंड को एक्वस में डिसॉल्व करो, और चाहे आप इसे मेल्ट कर दो, कुछ भी करो, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसे कहेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन का मतलब नॉट, और इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा एक्वस या मोल्टन स्टेट में। तो ये समझ में आ गया आपको दोनों वर्ड, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट? बताओ, ये दोनों वर्ड आ गए? यस सर। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा। यानी इलेक्ट्रोलाइट के भी दो टाइप हो गए, इलेक्ट्रोलाइट के दो टाइप हो गए, एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक। तो स्ट्रॉन्ग किससे बोलेंगे और वीक किससे बोलेंगे? पहले डिस्कस करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग का मतलब पहली चीज देखो, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। कंप्लीटली क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाएगा, यानी 100% डिसोसिएट हो जाएगा। और दूसरा, इससे क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करता है कोई,
ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, पास करेगा या कंडक्ट करेगा। तो उस सब्सटेंस को देखो, ये सब्सटेंस है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एक सब्सटेंस है या कंपाउंड है, दिस इज कंपाउंड और सब्सटेंस। सब्सटेंस तो इसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब ऑटोमेटिकली ज्यादा, ठीक है। तो इसकी डिफाइन क्या हो जाएगी स्ट्रॉन्ग की, कि द इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट कंप्लीटली एंड प्रोड्यूस या कंडक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। अपने से क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। तो उस इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग जैसे इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है या जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो इसके एग्जांपल हो जाएंगे, जो भी स्ट्रॉन्ग है, या फिर सॉल्ट है जो, वो इसका एग्जांपल हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे H2SO4 हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया, तो ये लगभग 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। और स्ट्रॉन्ग बेस में जैसे NaOH हो गया, ठीक है, KOH हो गया, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। सॉल्ट में जैसे अभी हमने किया NaCl हो गया, तो जनरली ये सॉल्ट होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी पहली चीज ये 100% डिसोसिएट हो जाएंगे अप्रोक्सीमेट। और दूसरा इससे क्या होगा, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आया स्ट्रॉन्ग? यस सर। अब है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट किससे बोलेंगे, देखो वीक इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट इसका अपोजिट हो जाएगा। देखो एक ऐसा कंपाउंड, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, ऐसा कंपाउंड होगा जो डिसोसिएट होगा पार्शियली, 100% नहीं होगा, कुछ परसेंट में होगा, डिसोसिएट पार्शियली, ठीक, द कंपाउंड विच डिसोसिएट पार्शियली, पहली चीज। और दूसरा इसमें क्या होगा कि विच डिसोसिएट पार्शियली, और दूसरा कंडक्ट, कंडक्ट जो उसमें था लार्ज अमाउंट, यहाँ पे क्या होगा, लेस अमाउंट है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा, ठीक है, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा और डिसोसिएट होगा पार्शियली, ठीक है। पार्शियली का मतलब हो गया कि कम परसेंटेज, जैसे 60% या 80%, ठीक, सॉरी 60% कह रहा हूं मैं, 10%, 15%, ठीक है। तो ये बहुत कम परसेंट में क्या होता है, डिसोसिएट होता है। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, एग्जांपल क्या है इसके, जैसे वीक एसिड, जितने भी वीक एसिड है आपके पास, वीक एसिड क्या है, जैसे एसिटिक एसिड है वीक एसिड, जितने ऑर्गेनिक एसिड है जनरली वो वीक है, ऑर्गेनिक एसिड, और जितने भी, और ये है वीक बेस, वीक बेस, वीक बेस में जैसे आपने है सेकेंड ग्रुप का कर लो, MgOH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस, तो इस तरीके से वीक बेस, ठीक है, वीक एसिड या वीक बेस इसके एग्जांपल हो जाएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की खास बात क्या है, तो डिसोसिएट पार्शियली एंड प्रोड्यूस या पास लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो उसे कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो समझ में आया ये वीक और स्ट्रॉन्ग? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, ये समझ में आ गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग किसे बोलेंगे। यस सर। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट वन इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो अगर कोई वीक होगा तो उसकी डिसोसिएशन की पावर कम होगी, ठीक है, जैसे मैंने कहा परसेंटेज, तो इसके लिए यहाँ पे एक वर्ड आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ये वर्ड आ गया डिग्री, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है। तो इसको दिखाते हैं अल्फा से। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कितने परसेंटेज क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। या फिर एक और वर्ड है इसमें डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन।
ये इसको क्या डिनोट करेंगे, अल्फा से डिनोट करते हैं हम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, कितने मोल उसमें क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तुमने शुरू में कितना लिया था और बाद में कितना मिला आपको, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, कितने नंबर ऑफ मोल्स आपने लिए और कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हो गए, तो वो हो गया आपका अल्फा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, तो इसका डिफाइन क्या होगा, देखो, फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच डिसोसिएट इनटू आयंस इज कॉल्ड, डिग्री मतलब परसेंटेज, कितने परसेंटेज, कौन सा कितना परसेंटेज डिसोसिएट हो रहा है, तो उसको दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। और ये हो जाएगा अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, कितने डिसोसिएट हो रहे हैं और कितने आपने स्टार्टिंग में लिए। जैसे मार्क्स होता है, तो मार्क्स परसेंटेज के लिए क्या होता है, ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स, किसी के ऑब्टेन्ड मार्क्स आए 60, टोटल मार्क्स है 100 इंटू 100, तो हम कहते हैं उसके मार्क्स कितने, 60% मार्क्स है। तो ये क्या है, यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या कितने परसेंटेज, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब इतने परसेंटेज ये टूट रहा है या इतने परसेंटेज आयनाइज हो रहा है। द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच डिसोसिएट्स इनटू आयंस, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिनोटेड बाय अल्फा। तो ये अल्फा की वैल्यू समझ में आ गई। यस सर। जैसे मैंने कहा सपोज NaCl है, NaCl आपने रखा, ये स्ट्रॉन्ग है आपको पता है, स्ट्रॉन्ग में ये एक ही साइड को जाएगा बस, क्यों, क्योंकि तो टूट जाएगा 100%, तो NaCl एक ही डायरेक्शन में टूट जाएगा, Na प्लस एंड Cl माइनस, तो 100% यानी 1 क्वांटिटी मान लो इसकी, तो अगर ये 1 होगा तो ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये बैलेंस करोगे 1 और ये भी 1 हो जाएगा, तो आपको कितने मोल्स मिल गए, 2 मोल्स, और पहले कितने था 1, तो 2/1, यानी कि जो आपका क्या होगा यहाँ पे अल्फा होगा, ये हो जाएगा 1 यानी 100%, ठीक है। तो ये 100% क्या हुआ, डिसोसिएट हो गया, क्योंकि ये 1 था और ये यहाँ से 1 आ गया, यानी 100 के 100% डिसोसिएशन हो गया। तो ये आपका होता है, इसको कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर मॉलिक्यूल का वो फ्रैक्शन जो क्या हो रहा होगा, डिसोसिएट हो रहा है आयंस में, तो दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो समझ में आया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यस सर। अब देखो नेक्स्ट इसमें आता है, ये देखो स्ट्रॉन्ग का है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हमने पहले डिस्कस किया, स्ट्रॉन्ग की डिफाइन ये है कि द सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, और ये क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा, गुड कंडक्टर होगा, NaOH, KOH, NaCl, HNO3 या KNO3 और H2SO4। वीक में क्या था कि जो विच डिसोसिएट स्मॉल एक्सटेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, और इलेक्ट्रिसिटी करेगा स्मॉल अमाउंट में या स्मॉल एक्सटेंट में, तो उसे कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल के लिए NH4OH, CH3, COH, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग एंड वीक। ओके सर। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा इन एक्वस सॉल्यूशन में, यानी 100% के आसपास टूट जाएगा। तो इसको जनरली हम क्या करते हैं, सिंगल एरो लाइन से दिखाएंगे, सिंगल एरो लाइन से, क्यों, क्योंकि जैसे कोई आपने HCl ले लिया, जैसे आप इसमें वाटर डालोगे तो आपको पता है क्या होगा, ये तो 100% टूटना ही टूटना है, तो ये बनेगा H3O प्लस, या इसे H प्लस भी बोल सकते हैं, तो 100% टूट जाएगा, और Cl माइनस, क्योंकि HCl किस में टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस, ठीक है। तो आपको पता है ये 100% टूट गया, तो इसमें एक ही लाइन जाएगी, क्योंकि वापस नहीं हो सकता फिर, पर ऐसा नहीं है कि ये टूट गया डिसोसिएट हो गया तो दोबारा ये ऐड होगा और ये बन जाएगा HCl, ऐसा नहीं होता इसमें। तो इसका जो लाइन होता है स्ट्रॉन्ग का, क्या होता है, सिंगल एरो लाइन होता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में होगी रिएक्शन, तो ये इरिवर्सिबल हो गए, इरिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल हो जाएगी।
समझ में आया, इरिवर्सिबल। यस सर। अब अगर हमने वीक लिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक के साथ क्या होगा, क्या वो पूरा कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा? नो सर। हाँ, वीक कंप्लीटली नहीं हो पाता। जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करोगे, जो वीक होगा उसको आप दिखाओगे डबल हेडेड लाइन से। वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा जो, इसको हम किससे दिखाएंगे, ऐसे 2 एरो से, ये 1 एरो, सेकंड एरो। यानी जैसे मैंने कहा ए बी है, और आपने इसको कहां डाल दिया, एक्वस में, यानी वाटर में डाल दिया, ये टूटेगा ए प्लस में और बी माइनस में। तो क्योंकि ये तो वीक है, 100% तो ब्रेक इट डाउन नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, जो H प्लस और ये Cl Br माइनस बना है, ये दोनों फिर कंबाइंड होंगे और दोबारा क्या बना देंगे, ए बी। फिर ये डिसोसिएट होगा, फिर ये दोबारा बन जाएगा। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी, इसलिए डायनामिक होती है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो अब वो कहता है कि जो स्ट्रॉन्ग है उसका तो झंझट खत्म है। स्ट्रॉन्ग में क्या है, स्ट्रॉन्ग में तो आपने एक लाइन से दिखा दिया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग में तो आपने सिंगल लाइन से दिखा दिया, तो इसको छोड़ दो स्ट्रॉन्ग को। यहाँ पे जनरली हम जो स्टडी करते हैं वो करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक, क्योंकि इसके लिए जरूरत है। स्ट्रॉन्ग तो हमें पता है सिंगल लाइन से होगा तो एकदम से हो जाएगा। दिक्कत कहाँ आती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि जैसे आपने लिया NH4OH और इसमें मैंने एक्वस सॉल्यूशन में मिला दिया, तो ये इसके आयंस में टूटेगा तो ये हो जाएगा NH4 प्लस, और ऐसे ही OH माइनस में टूटेगा तो ये हो जाएगा OH माइनस। ठीक है, तो ये आयंस में टूट गया, आयंस में ब्रेक डाउन हो गया। तो अब ये दोनों फिर आपस में कंबाइंड होकर दोबारा इसे बना देते हैं। ठीक है, दोबारा, तो ये दोनों की दोनों प्रोसेस साथ साथ होती रहती है। इस केस में वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वहां पे क्या होगा, फॉरवर्ड में भी जाएगी और बैकवर्ड में भी जाएगी। जैसे वीक है, यहाँ पे एक और है एसिटिक एसिड CH3COOH, और इसमें आपने वाटर डाला, तो ये क्या होगा, एक तो माइनस आयंस में टूटेगा CH3COO माइनस, और दूसरा इसमें H प्लस में टूटेगा। ठीक है, प्लस और माइनस दोनों में डिसोसिएट हो गया। तो जब ये दोनों में डिसोसिएट हो जाएगा तो क्या होगा कि इसका मतलब ये एक एरो नहीं है, इसमें 2 एरो काम करेंगे। यानी एक बताएगा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे जा रहा है, और एक बताएगा ये बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसे जा रहा है। तो जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और उसमें जनरली ये वाला साइन शो होता है। ठीक है, यस सर। अब आता है यहाँ पे आयोनाइजेशन कांस्टेंट। एक हमने पढ़ा अभी डिसोसिएशन कांस्टेंट, और एक है आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो इसमें क्या होगा कि जैसे आपने कोई भी चीज ए बी ले ली, वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला, देख ध्यान रखना इसके लिए क्या है, ए बी क्या है यहाँ पे, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये सॉलिड है, प्लस एक्वस में आपने मिक्स किया, एक्वस में आपने मिक्स करने से क्या हो जाएगा, ये बनेगा A प्लस और B माइनस। ठीक है, A प्लस एंड B माइनस। तो अब क्या होगा, देखो कि यहाँ पे कांस्टेंट यूज होगा, और ये कांस्टेंट का नाम है KI। I का मतलब आयोनाइजेशन कांस्टेंट। आयोनाइजेशन कांस्टेंट, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो दिखाते हैं हम इसी से, KI इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट क्या है, देखो प्रोडक्ट है A प्लस एंड B माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस और दूसरा B माइनस, और अपॉन ये हो जाएगा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है AB सॉलिड, तो ये हो जाएगा आपके पास KI यानी आयनाइजेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कई बार जो देखते हैं हम लोग कहीं सही नहीं होता है, क्योंकि जो पहले हमने पढ़ा था से डिसोसिएशन, और अब क्या हो जाएगा, ये आयोनाइजेशन वर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वर्ड आया वो है आयोनाइजेशन, और ये किसके लिए लग रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्यों लग रहा है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन हो सकती है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। जैसे हमने ए बी वीक लिया था, तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस और B माइनस, और ये रिवर्स रिएक्शन भी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों कंबाइंड होके ये बना देंगे। लेकिन अगर
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपने क्या ले लिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपने NaCl ले लिया, NaCl को आपने वाटर में मिक्स कर दिया, तो इसके केस में क्या होगा, Na+ आपको 100% मिल गया, तो ये वापस जाने का क्वेश्चन नहीं है। Cl- आपको 100% मिल गया, तो यहाँ पे भी वापस जाने का मतलब नहीं है। तो ये एक ही डायरेक्शन में होती है रिएक्शन। ठीक है, AQUEUS एक्वस में जो एक ही डायरेक्शन में होती है ना, जो इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल, वो कौन सी है जनरली, आयनिक कांस्टेंट। और जो क्या है, इसमें से 100% नहीं टूट रहा है, तो उसका मतलब हुआ वो डबल एरो यूज करते हैं उसके लिए। तो समझ में आया डबल एरो क्यों यूज कर रहे हैं, सिंगल क्यों कर रहे हैं। और इसमें आपको आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालनी है, क्या होगी, इसमें आया समझ में। यस सर। हाँ, अब इसके आगे बढ़ जाते हैं। अब वो कहता है डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन में फर्क क्या है, दोनों दिखने में तो सेम लग रहे हैं। When ionic compound is dissolved, अगर वो कह रहा है आयनिक कंपाउंड को आपने डिसॉल्व किया, ठीक है, in which are already present in the solid compound। ठीक है, अगर सॉलिड कंपाउंड में क्या है, आपने आयनिक कंपाउंड है, अगर आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करते हो, तो आयनिक कंपाउंड अगर हो गया तो उसके लिए क्या वर्ड आ जाएगा, डिसोसिएशन। आयनिक के लिए क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन। और अगर कोवेलेंट कंपाउंड हो गया, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, तो उसके लिए वर्ड क्या आ जाता है, आयोनाइजेशन। ये देखो एक ही चीज है, आयोनाइजेशन वर्ड कहां पे आएगा, देखो आयोनाइजेशन वर्ड आता है जब भी कोई कोवेलेंट कंपाउंड होगा। ये किस में लगता है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। और ये दूसरा इसमें डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट कब होगा, किसी के भी साथ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आयनिक कंपाउंड होना चाहिए, तो आयनिक कंपाउंड होगा तो डिसोसिएशन। और अगर आयोनाइजेशन कब होगा, अगर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होगा, तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। तो समझ में आया कि पोलर कहाँ पे वर्ड यूज करना है और आयोनाइजेशन कहाँ पे यूज करना है। यस सर। तो आयोनाइजेशन किसके साथ यूज करेंगे, सर आयनिक कंपाउंड के साथ। हाँ, आयोनाइजेशन होगा ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, पोलर जैसे HCl। HCl क्या है, पोलर है, कोवेलेंट कंपाउंड है। आप इसे वाटर में डालोगे तो इसके आयंस में टूट जाएगा, ये जैसे H+ आयन और Cl- आयन। तो ये आपका इसमें जो K होगा वो आयोनाइजेशन वाला होगा, यानी रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट। ठीक है, और अगर डिसोसिएशन ओके कांस्टेंट होगा तो डिसोसिएशन के लिए एज इट इज लिख देते हैं, जैसा है। ओके सर। ठीक है, एनी कंपाउंड, तो इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए आता है आपके पास। तो ये आपका हो गया डिफरेंस बिटवीन डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ओके सर। ठीक, तो ये वर्ड भी हो गया हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। अब ये लिखा हुआ देखो कि when dissolve in water speed to produce ion in solution the process is called ionization energy। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करेगा, 2 मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। अगर 2 मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा तो उसका मतलब हुआ, सॉरी, आयनिक पे डिपेंड करेगा। अगर आयनिक है तो आयनिक के लिए डिसोसिएशन, और दूसरा क्या था, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। दो चीज थे, एक था पोलर और एक आयनिक। तो आयनिक के लिए क्या होता है,
देखो ये लिखा है आयनिक कंपाउंड के लिए डिसोसिएशन और पोलर कंपाउंड के लिए आयोनाइजेशन। ठीक है, इसको याद रखना बस। दोनों का मीनिंग सेम है, फॉर्मूला सेम है, बस क्या डिफरेंस है, नाम का डिफरेंस है, बस नाम का। ठीक, यहां तक समझ में आया? यस सर। अब आता है इसमें ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इसी के नाम से जानते हैं हम इसे। ये लिखा हुआ इसमें देखो, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये भी काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड के अकॉर्डिंग क्या है, देखो सबसे पहली चीज है कि ओस्टवाल्ड किसके साथ वर्क करता है, कौन सी चीज ऐसी जिसमें ओस्टवाल्ड का वर्क करेगा। तो ये अप्लाई होता है केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बस। ये 100 जो स्ट्रॉन्ग है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, किस पे काम करेगा, केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट पे, याद रहेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, ये किस पे काम करेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। यस सर। अब दूसरी चीज है इसमें कि वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ही काम क्यों करता है ये, क्योंकि इसमें देखो ये क्या है, इस तरीके का एरो बन जाता है। इस तरीके का मतलब रिवर्सिबल एरो। तो रिवर्सिबल एरो कब होगा, जब वीक होगा इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग के केस में नहीं बनेगा ऐसा। स्ट्रॉन्ग के केस में तो एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग होगा कोई भी एसिड या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है तो वो क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा। और अगर वीक होगा तो दो डायरेक्शन, तो हम यहाँ पे दो डायरेक्शन चाहिए, इसीलिए वीक के लिए ये अप्लाई है। अब इसमें कोई भी एक रिएक्शन लिख दी, जैसे इसने लिख दी रिएक्शन CH3COOH प्लस H2, तो आपको पता है H2 किसमें टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहां से ये H प्लस को बाहर निकालेगा और ये H प्लस को गेन कर सकता है। तो यहाँ पे बन जाएगा CH3COO माइनस और H, और ये है आपका क्या, वाटर। वाटर ने यहाँ से H प्लस को गेन किया और ये बन जाएगा H3O प्लस। ठीक है, H3O प्लस, तो ये बन गया आपके पास H3O प्लस, दो चीज बन गई। ठीक, तो अब इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ये है, रिएक्टेंट ये है, तो प्रोडक्ट हो गया हमारे पास CH3COO माइनस और यहाँ पे हो जाएगा H3O प्लस अपॉन रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट ये है, रिएक्टेंट है CH3COOH और H2। ठीक है, ये हो गया आपके पास, तो ये प्रोडक्ट हो गया और ये हो गया रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए के। तो के का फॉर्मूला हो गया आपके पास। अब देखो जो चीज ज्यादा क्वांटिटी में होती है उससे हम यहाँ पे यूज नहीं करते, जैसे वाटर है, वाटर तो बहुत ज्यादा है, जो भी लार्ज अमाउंट में होगा बहुत ज्यादा, उसको हम ले लेते हैं कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट हटा देंगे तो भी हमारे पास यही बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, इसके अलावा हमारे पास बच गया के ए फॉर एसिड। जब एसिड होगा तो ए वर्ड आ जाएगा, ए फॉर एसिड। CO माइनस हो गया, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा H3O प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय CH3COOH हो जाएगा। तो ये बन गया आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्योंकि ये यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, या आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसको दिखाएंगे के ए से, ए फॉर एसिड। एक वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, एसिड के लिए। ठीक है, और के ए का मतलब डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट, कुछ भी ले सकते, डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट। यहां तक समझ में आया? यस सर। अब होगा क्या, देखो अब इसके बाद अब हमें पता है कि 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है। तो अगर 100% नहीं हो रहा तो हम कैसे निकालेंगे उसको? अगर हमें पता चल गया कि तो 100% हो ही नहीं रहा है, ये तो केवल 10% हो रहा है या 20% हो रहा है, तो ओस्टवाल्ड ने उसके लिए एक तरीका निकाला। इसने कहा कि सपोज करो ये है आपके पास CH3, अब ये वीक है, हो सकता है 10% ही हो रहा हो,
या हो सकता है 5% हो रहा हो। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसको C मान लो। जो इनिशियल कंसंट्रेशन है सपोज इसकी C है, तो बाकी कोई है होगा ही नहीं यहाँ पे, ये तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ देंगे हम लोग। अब आफ्टर टाइम t सपोज इसका Cx कंसंट्रेशन यहाँ से निकल गया, तो Cx क्या हो गया, C माइनस Cx, ये तो लार्ज क्वांटिटी में है, तो ये भी बन जाएगा Cx और ये भी बन जाएगा Cx। ठीक है, क्योंकि जितना अमाउंट देखो ये 1 जा रहा है, जिस हिसाब से ये टूटेगा उसी हिसाब से तो बनेगा। ठीक है, अगर ये 10% टूटा तो ये 10% ही तो बनेगा, ये भी 10% ही बनेगा, क्योंकि दोनों का रेशियो 1:1 है। तो उसने कहा कि जितनी जितनी क्वांटिटी यहाँ से टूटेगी उतनी ही बनेगी, क्योंकि दोनों की पावर क्या 1 है, आगे कोफिशिएंट तो 1 है ही, इसीलिए उतना ही अमाउंट टूटेगा। तो Cx अगर सपोज करो क्या होता है, यहाँ पे लिखा था A gives 2B plus 3C, तो यहाँ पे अगर ये x है शुरू में 0 0 या C है, अगर ये C से Cx में चेंज हो रहा है तो इसकी स्पीड देखो 2 लिखा है, 2 मतलब ट्वाइस, इसकी स्पीड 3 टाइम्स यानी थ्राइस, तो ये ऐसे चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोइंसिडेंट क्या है, 1 और 1 ही लिखा हुआ है, इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया 1 1 लिख दिया इसके आगे। अब इसको फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है देखो Cx मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे भी क्या है Cx, यानी ये हो गया प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट हो गया, इसमें से C कॉमन ले लो 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो C एक C से एक C कैंसिल आउट हो जाएगा, C अल्फा है, ये अल्फा इंटू अल्फा का क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो ये इसका आंसर आ गया। लेकिन ये आंसर कब आएगा, जब यहाँ पे दो ही चीज लिखी होगी बस, तब ये आंसर आएगा। तो इसको ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बोलते हैं हम लोग, इससे क्या बोलते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन, क्योंकि ये ओस्टवाल्ड ने स्टार्टिंग में दिया था, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, समझ में आएगी यहाँ तक, ये इंपॉर्टेंट लॉ है, पूछ लेता आपसे व्हाट इज ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, या इसको डिराइव करो। यस सर। इसके बेस पे क्वेश्चन आंसर भी आ सकते हैं। ओके सर। तो ये देखो स्टार्टिंग में इसने कहा कि ये ग्रुप है आपके पास H2O तो लार्ज है तो उसे छोड़ देना है, ये और ये बन रहे, तो शुरू में तो C रहा था तो ये 0 रहे होंगे एट स्टार्ट इनिशियल में, आफ्टर टाइम t में क्या होता है ये यहाँ से कम हो जाता है C इंटू C माइनस अल्फा, और ये कितना बनेंगे, तो इतने बनेंगे जितना यहाँ से टूट रहा है, यहाँ से C अल्फा टूट रहा है तो यहाँ पे भी C अल्फा और ये भी C अल्फा बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा, अब ये देखो Ka इज इक्वल टू क्या है C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा, C इंटू 1 माइनस अल्फा। अब इसमें क्या हुआ देखो, पहला तो एज इट इज आ गया, ये तो अभी हमने किया ही था, ये तो हमने अभी डेरिवेशन किया था कि यहाँ पे C अल्फा स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 1 माइनस अल्फा बचेगा। लेकिन अगर वो कह रहा है कि अगर आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन को ले लिया, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हो, जब बहुत कम ब्रेक डाउन होगा तो 1 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। इस केस में क्या होगा Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। Ka मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड इज इक्वल टू C का मतलब क्या हुआ मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन या मोलैरिटी, मोलैरिटी, और अल्फा यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो उसने कहा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमने लिख दिया ये Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, लेकिन अगर वो कह रहा है अल्फा की वैल्यू निकालनी है आपने तो कैसे निकालोगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन अल्फा में आ जाता है, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू Ka अपॉन C। ठीक है, अब ये स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को हटाएंगे हम तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाता है, तो अंडर रूट Ka अपॉन C आ जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये C है, C का मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यानी C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर मुझे यहाँ पे वॉल्यूम लगाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा अल्फा इज इक्वल टू Ka अपॉन 1 अपॉन V।
अब ये v ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू के ए इंटू वी। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? यस सर। हाँ, तो ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ तक हुआ। अब आपको फिर से रिज्वाइन करना है, ठीक है, याद करना है, क्योंकि देखो लिखने का काम आपका यहाँ पे बताएंगे तो बताने का काम कम होता है, इसलिए कोर्स जल्दी हो जाएगा आपका खत्म। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आपको आएगा वो। अगर आप रिटर्न में नहीं करोगे तो आपको दिक्कत आएगी आगे। ठीक है, ऐसे रिटर्न में करना है पूरा लिख के, और इसके सारे पॉइंट है, ये लिखा हुआ ऑलरेडी, देखो जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ या मैं लिख रहा हूँ उसको ऐसे लिखते चले जाना। यस और सर। हाँ ठीक। सर जैसे आप जो हम मुझे नोट्स में बता रहे हो उसी पॉइंट को मैं लिखता रहूं नोट्स में? हाँ हाँ हाँ, उसी को लिखना है बस, बहुत ज्यादा मत लिखो। जो डिफाइन है वही यस डिफाइन सर। लिखना है, और जो मेन मेन पॉइंट है डेरिवेशन है, इसके डेरिवेशन के पॉइंट लिख दो बस। सर डेरिवेशन कितने मार्क्स की आती है इसमें? 2 मार्क्स। ओके सर। तो रिज्वाइन करो फिर से सेम आईडी। ओके सर।